our ChemTutor. So from today we will start our chapter first, that is chemical reaction and equation of class 10 science. So first of all let's see इस chapter के अंदर हम कौन कौन से topics हैं जो discuss करेंगे. So first we will start with introduction of the chapter कि ये chapter हमें क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, इस chapter के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर ज़्यादा focus करने वाले हैं. After that we will start टाइप्स ऑफ चेंजेस के हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं. देन व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी विल मूव ऑन टू केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो सिंपली अगर हम शॉर्ट टर्म में बोले तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन. क्लियर है. आफ्टर दैट वी विल सी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस करना क्यों है और कैसे बैलेंस करना है. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती हैं, उनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे. देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. सी ये जो लास्ट 3 टॉपिक्स हमने देखे अभी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये तीनों टॉपिक हर टीचर के फेवरेट होते हैं. और जब भी आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्लास टेस्ट हो, बोर्ड एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो लाइक ओलंपियाड्स होते हैं, उनके अंदर इन तीनों टॉपिक से हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है. सो हमें इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है. क्लियर है. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी विल मूव ऑन टू कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन कि करोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है और कैसे हम करोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज रेंसिडिटी. क्लियर है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सी ये जो चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही ये हमारी केमिस्ट्री का बेस है. देखो केमिस्ट्री जो है उसमें जब आप आगे देखोगे 11th-12th में तो आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं. सो ये जो चैप्टर है ये हमारा केमिकल रिएक्शन का बेस है. इसके अंदर मेनली हमें 3 चीज़ें समझनी है. क्या कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्यों है और केमिकल रिएक्शन होती कैसे है. अगर हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो हमें आगे के आने वाले चैप्टर मीन्स ये नहीं कि 10th के जो हमारे 4 चैप्टर बच जाते हैं वो, बल्कि 11th और 12th में भी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं. इसलिए हमें इस चैप्टर की हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हुए चलना है. क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स चेंजेस. अब देखो चेंजेस किस टाइप के होते हैं. हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर मेनली 3 टाइप्स के चेंजेस होते हैं. कौन कौन से. फर्स्ट इज़ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड रेडियो एक्टिव चेंज. अब देखो हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो है उनको हम अभी स्टडी करेंगे एंड रेडियो एक्टिव चेंज जो है वो हमारा हायर क्लासेस के अंदर आता है. तो जब हमारे क्लासेस के अंदर वो टॉपिक आएगा तब हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. क्लियर है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल चेंज. सी लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किसी चीज़ को बाहर से देख के उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताना, वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. जैसे अगर हम किसी पर्सन को देखें तो हम क्या बता सकते हैं कि वो जो पर्सन है उसकी हाइट कितनी है, उसका स्किन टोन कैसा है, वो मोटा है, पतला है, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किसी भी चीज़ की डीप स्टडी करके फिर उसके बारे में कोई चीज़ बताना, वो हमारी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़. ऐसे ही हम पहले फिजिकल प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो फिजिकल प्रोसेस क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी ऐसा मैटर है जिसकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज हो रहा है, मीन्स अगर उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है तो उस टाइप के चेंज को हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है. ठीक है. कैसे, फिजिकल चेंज के अंदर क्या आता है, अगर कोई भी मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो गई, अगर कोई मैटर जो है उसकी साइज़ के अंदर चेंज आ रहा है या शेप के अंदर चेंज आ रहा है, तो इनमें से कोई भी अगर चेंज आता है तो वो हमारा किस टाइप का चेंज है, फिजिकल चेंज है. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. सी जैसे अगर सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया मेल्टिंग ऑफ आइस का. हमने क्या किया, यहाँ पे आइस ली, आइस को मेल्ट कर दिया. जब आइस को मेल्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस को मेल्ट करने पर वो किस में कन्वर्ट होती है, वाटर के अंदर. क्लियर है. अब देखो अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस की स्टेट कौन सी है, सॉलिड. ठीक है, आइस सॉलिड स्टेट के अंदर है, जबकि वाटर हमारा कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट है.
ओके। आइस जो है उसकी पर्टिकुलर शेप होती है, कोई ना कोई शेप होगी। अगर आप स्क्वायर के उसके अंदर उसको आइस को फ्रीज करते हैं तो वो स्क्वायर शेप में आ जाती है। ट्रायंगल में करोगे, रेक्टेंगल वाले में करोगे, रेक्टेंगल शेप आ जाती है। मीन्स जब आइस होती है, आइस सॉलिड है, उसके कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप होती है। लेकिन लिक्विड की अगर बात करें हम, तो लिक्विड जो होता है हमारा, लिक्विड को जिस कंटेनर के अंदर डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। क्लियर है। तीसरा, अगर हम देखें तो आइस की कोई ना कोई साइज़ भी होगा, ठीक है। बट क्या वाटर का कोई साइज़ होता है? नहीं होता। तो हमने क्या देखा, लेकिन आइस जो है वो हमारी किससे बनी हुई है? H2O मॉलिक्यूल से। और वहीं वाटर भी किस चीज़ से बना हुआ है? H2O मॉलिक्यूल से। मीन्स आइस और वाटर दोनों के अंदर मैटर हमारा सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है? सिर्फ कि मैटर जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई। जो चीज़ पहले सॉलिड थी अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। जिसकी पहले कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप थी अब उसकी कोई शेप नहीं है। वो जो मैटर था उसका कोई ना कोई साइज था, लेकिन अब वो साइज नहीं है। क्लियर है। तो इस टाइप से जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। क्लियर है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कटिंग ऑफ पेपर का। कटिंग ऑफ पेपर का, जैसा सपोज हमने क्या किया, एक पेपर ले लिया, ठीक है, एक रजिस्टर जो है, हमने एक पेपर ले लिया। पेपर कैसे? ऐसे पेपर है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस पेपर को बीच में से क्या किया? कट कर दिया। अगर हमने पेपर को बीच में से कट कर दिया, अब देखो क्या चेंज आएगा। मैटर पहले भी पेपर था, अब भी क्या है? पेपर है। लेकिन अब क्या हुआ कि पहले जो साइज़ था मैटर का वो क्या था? ज़्यादा था। अब साइज़ क्या हुआ? कम हो गया। पहले मैटर जो था उसकी शेप डिफरेंट थी, अब शेप जो है वो क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। मीन्स उसके सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया, लेकिन पहले भी वो पेपर था और अब भी वो क्या है? पेपर है। मैटर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ओनली उसके फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज आ रहा है। तो इस टाइप से जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं? सी, अगर किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर मैटर के अंदर चेंज आने के बाद हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, देन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, कि हमने क्या किया, एक लकड़ी ली, उसको हमने क्या किया? बर्न कर दिया, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जब हम देखो जलाते हैं तो उससे क्या मिलती है? हमें राख मिलती है। राख को हम क्या बोलते हैं? ऐश। क्लियर है। राख को हम क्या बोलेंगे? ऐश। अब देखो वुड जो थी वो हमारा एक अलग मैटर था, और जो हमें ऐश मिली वो क्या है? एक बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। और वुड की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी और जो ऐश है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी। मीन्स जब हमने वुड की बर्निंग की तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला विद न्यू प्रॉपर्टी। तो ये हमारा किस टाइप का चेंज है? केमिकल चेंज। क्लियर है। ये हमारा किस टाइप का चेंज है? केमिकल चेंज है। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। हम रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे? जैसे देखो आयरन है, हमारे घर में, सबके घर में क्या होती है? रेलिंग होती है आयरन की। वो जो आयरन की रेलिंग है, आप देखना कुछ टाइम बाद अगर हम उस आयरन की रेलिंग के ऊपर पेंट वगैरह नहीं करते तो हम क्या देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद में वो जो रेलिंग है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडर सा क्या होता है? निकलने लग जाता है। तो वो जो पाउडर सा निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट। मीन्स जंग जो होता है वो। अब देखो हमारी जो आयरन थी वो अलग मैटर था, और जो रस्टिंग हो रही है वो क्या है? एक डिफरेंट मैटर है। क्लियर है। और वो जो रस्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी, जबकि आयरन जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? बिल्कुल डिफरेंट होती है। मीन्स कि हमारा जो मैटर है उससे मैटर के अंदर जब एक चेंज आया, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ा, ये जो आयरन था इसके ऊपर क्या हुआ? इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स थे उन्होंने इफेक्ट डाला, जिसकी वजह से आयरन जो है उस पर कोरोजन लगने लग जाता है, जंग लगने लग जाता है। तो हमारा जो आयरन था उसके ऊपर जब इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ा तो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई विद न्यू प्रॉपर्टीज़। तो इस टाइप से जो चेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वो हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। क्लियर है। होप सो आपको फिजिकल और केमिकल चेंज जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ सी, अब ये जो फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या? कि फिजिकल चेंज जो है हमारा वो ऑलवेज क्या रहेगा? रिवर्सिबल रहेगा। मीन्स जैसे देखो हमने क्या किया, आइस थी, आइस को मेल्ट किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या मैं दोबारा लिक्विड को आइस में कन्वर्ट कर सकती हूँ? ऑब्वियसली कर सकती हूँ। अगर मैंने लिक्विड को फ्रीजर के अंदर रख दिया तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस के अंदर।
ऐसे ही पेपर जो है वो कट किया था, क्या हम दोबारा से पेपर को कर सकते हैं जॉइंट? कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। मीन्स कि हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। वहीं अगर केमिकल प्रोसेस की बात करें तो केमिकल प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। कैसे? कि अगर हमने एक बार लकड़ी को जला दिया, हमारे पास ऐश मिल गई, राख मिल गई, क्या हम दोबारा से उस राख से कन्वर्ट कर सकते हैं वुड के अंदर? बिल्कुल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा किस टाइप का प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? किस टाइप का प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। सो फिजिकल प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल होता है, जबकि हमारा जो केमिकल प्रोसेस है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिकल रिएक्शन। अब तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। जैसे हमने अभी बर्निंग ऑफ वुड देखा कि अगर हमने लकड़ी को चलाते हैं तो हमें ऐश मिलती है, और वो जो ऐश है वो एक नया सब्सटेंस बना है वुड के बर्न होने से, और उस ऐश की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वुड के कंपैरिजन में। तो वो हमारी ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है? अब देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है? अभी जैसे हमने वुड लिया, ठीक है, वुड की बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑलवेज। जब भी हम बर्निंग की बात करेंगे मीन्स वो हमारी कंबशन रिएक्शन है, एंड कंबशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती है हमें? नेचर से। हमारा जो नेचर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, उनमें से ऑक्सीजन गैस भी है एक। ठीक है, तो जब हम इसकी बर्निंग की तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ऐश मिला। अब देखो, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? हमारे जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं या फिर दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। या हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो यहाँ किन सब्सटेंस ने रिएक्ट की? एक तो वुड था, वुड ने किसके साथ रिएक्शन किया, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ में। सो ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। क्लियर है? ये क्या है, रिएक्टेंट है। और वहीं जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है? सो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। क्लियर है? बीच में हम क्या लगाते हैं, एक सिंगल हेडेड एरो लगाते हैं। सिंगल हेडेड का मतलब क्या है? देखो, इसका सिर्फ एक हेड है, ठीक है, ये क्या है, सिंगल हेड है। अब ये जो सिंगल हेडेड एरो होता है, इसका हेड ऑलवेज प्रोडक्ट साइड पे रहेगा और जो टेल है वो ऑलवेज कहाँ रहेगी, रिएक्टेंट साइड पे। क्लियर है? सो हम एक केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सी, केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो उसके अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, और प्रोडक्ट जो है उसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? कि रिएक्टेंट जो है उसमें जो बॉन्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, और प्रोडक्ट में जाके न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। कैसे? सपोज हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमारा कोई रिएक्टेंट है AB, ठीक है, हम सिर्फ इसको समझने के लिए कर रहे हैं कि हमने कोई भी एक जनरल रिएक्शन ली। सपोज एक रिएक्टेंट है AB, वो रिएक्ट कर रहा है C के साथ में, और जब ये रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, AC, और एक हमारा क्या बन जाएगा, B। अब देखो, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये जो AB है ये आपस में किसके थ्रू अटैच है, एक बॉन्ड के थ्रू अटैच है, और यहाँ प्रोडक्ट में जो AC है इनके बीच में भी क्या है, एक बॉन्ड है। हमने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट था उसमें A और B के बीच में बॉन्ड था, बट जब AB C के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, AB के बीच का जो बॉन्ड है उसका डिसोसिएशन स्टार्ट होता है, मीन्स उसकी ब्रेकेज स्टार्ट होती है। और जैसे जैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वैसे वैसे A और C के बीच जो बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, और AB के बीच का बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर है? कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स जो है उनका ब्रेकेज होता है, और जो प्रोडक्ट है उनके बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल सी द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम वो रिएक्शन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, हम क्या करते हैं कि हमें ना एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है, एक पतली सी स्ट्रिप होती है, लंबी सी, और सिल्वर कलर का रिबन जो है वो होता है। हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को लिया
उसको मैग्नीशियम रिबन को यूज़ करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस रिबन को क्लीन करते हैं। अब देखो क्लीन क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो जब लैब में रखा रहता है तो हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। जब मैग्नीशियम हमारा एक्चुअल में क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जब वो लैब के अंदर लंबे टाइम तक रखा रहता है तो क्या होगा कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वो क्या करती है, उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। उस इम्प्योरिटीज़ की लेयर को हम प्रोटेक्टिव लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो मैग्नीशियम के फर्दर डैमेज को क्या करती है, स्टॉप करती है, कि मैग्नीशियम जो है वो फिर किसी और गैसेस के साथ या किसी भी इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो सेफ रहता है अंदर। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जब हम मैग्नीशियम रिबन को यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटी करने के लिए, हम सबसे पहले उस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बाय अ सैंडमेयर पेपर। क्लीन क्यों करते हैं, सो दैट हमें जब देखो हमें जब एक्टिविटी करनी है तो हमें बिल्कुल प्योर मैग्नीशियम चाहिए, लेकिन हमारी लैब में जो मैग्नीशियम रिबन प्रेजेंट है उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। सो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंडमेयर पेपर से क्लीन किया जाता है। क्लियर है। अब देखो हमें एक्टिविटी में क्या करना है, हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसको क्लीन कर लिया अच्छे से सैंडमेयर पेपर से। अब हम उस मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो हम चपाती को किससे होल्ड करते हैं, चिमटे से। ऐसे ही जब हम लैब के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें अगर कोई भी चीज़ जैसे किसी की बर्निंग करानी है या फिर हमें बर्निंग रिलेटेड कोई भी प्रोसेस करना होता है तो हम उस सब्सटेंस को किससे पकड़ते हैं, टोंग से पकड़ते हैं। अब हमने क्या किया, उसको टोंग से होल्ड कर लिया और बर्नर हमने ऑन किया हुआ है, उसके ऊपर हम मैग्नीशियम रिबन को ले गए। अब क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन धीरे धीरे क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट होगा। और जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होना स्टार्ट होता है उसमें से बहुत ज़्यादा डेज़लिंग वाइट फ्लेम निकलती है। डेज़लिंग वाइट का मतलब बहुत ज़्यादा वाइट कलर का जो है वो स्पार्क निकलेगा, और जब तक मैग्नीशियम रिबन बर्न होता रहेगा तब तक वो स्पार्क जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और फिर हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है वैसे वैसे क्या होता है, जो सरफेस होता है उस सरफेस के ऊपर एक पाउडरी सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। तो वो पाउडर सब्सटेंस क्या है, देखो हम रिएक्शन लिखते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन में हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम रिबन की क्या कराई हमने, ऑक्सीजन के साथ में कंबशन कराई। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। सो अब ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन क्या होती है, O2, गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कंबशन रिएक्शन होती है हमेशा उसके साथ में और क्या निकलता है, एक तो मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनेगा, साथ में देखो जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसके साथ में क्या निकलती है, हीट। देखा है, गर्मी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है आसपास में जहाँ भी हमने कोई भी चीज़ बन की हुई है, और साथ में क्या निकलती है, लाइट। क्लियर है, हीट भी निकलती है और लाइट जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। होप सो आपको ये केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मीन्स कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है या नहीं हुई है। There are 5 characteristics of a chemical reaction and we will study them one by one. So first characteristic देखो chemical reaction की क्या होती है, first characteristic is evolution of gas। अगर किसी भी chemical reaction के अंदर गैस इवोल्व होती है it means वो chemical reaction हो चुकी है। क्लियर है, या वो chemical reaction हो रही है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसे होती है जिनके अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर, कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जब हमने स्टार्ट की थी रिएक्शन तो उसका कलर कुछ था और जब रिएक्शन हो गई तो कलर जो है वो क्या हुआ, चेंज हो गया। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनके अंदर टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। कई बार टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्ट साइड पे, कभी कभी प्रोडक्ट साइड जो है उस पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज ऑफ स्टेट।
कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके अंदर स्टेट जो है उसमें चेंज आएगा कि हमारी रिएक्टेंट साइड जो है उसमें स्टेट डिफरेंट है और जो प्रोडक्ट साइड है उसमें स्टेट जो है वो डिफरेंट है। नाउ लेट्स स्टडी इवोल्यूशन ऑफ गैस कि केमिकल रिएक्शन जो है उसमें गैस कैसे इवोल्व होती है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस का हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे जो रिएक्शन है उसके अंदर गैस इवोल्व हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन सी गैस इवोल्व हो रही है। जैसे हम एक रिएक्शन देखते हैं कौन सी, कि अगर हम जिंक मेटल जो है उसके ग्रैन्यूल्स को हम किसी भी एसिड के अंदर डालते हैं। सपोज हमने जिंक मेटल लिया, जिंक का सिंबल क्या होता है Zn, ठीक है। जिंक मेटल को हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। अब देखो हमारे पास हमारे जो मेनली केमिस्ट्री लैब होती है उसके अंदर 3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, H2SO4 क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड है। सिमिलरली एक होता है नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, ठीक है। ये 3 एसिड होते हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमें क्या करना है, हमने जिंक मेटल लिया, जिंक मेटल की रिएक्शन हम इन तीनों में से किसी भी एसिड के साथ में करा सकते हैं। सपोज हमने इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जिंक को ऐड किया तो क्या होगा कि एक तो हमारा जिंक क्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है ZnCl2 की, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व होगी। क्लियर है, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम जिंक मेटल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, मैंने भी बताया H2SO4। जिंक मेटल की अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एक तो हमारा जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, हमें कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस निकली है या ऑक्सीजन गैस निकली है। हम इसके लिए एक टेस्ट करते हैं, क्या कि जब जैसे हमने एक बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, उसके अंदर हमने जिंक जो मेटल थे उसके कुछ ग्रैन्युल्स डाले थे, जैसे ही हमने उसके अंदर डाला उसमें से गैस इवोल्व होगी। अब जो हमारी हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई जिंक मेटल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन से, हम क्या करते हैं, उस गैस को सोप सॉल्यूशन में से पास कराते हैं। और जैसे ही आप उस गैस को सोप सॉल्यूशन से पास कराओगे तो क्या होगा, वो जो सोप सॉल्यूशन है उसमें बबल्स की फॉर्म में गैस इवोल्व होगी। क्लियर है, क्या होगा, बबल्स की फॉर्म में गैस इवोल्व होगी। और जब हम वो जो बबल्स की फॉर्म में गैस इवोल्व हो रही है उसके पास एक बर्निंग कैंडल जो है वो लेके आते हैं, तो क्या होगी, वो जो बर्निंग कैंडल है, जो जलती हुई कैंडल है, वो क्या होगी, पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। अब पॉप साउंड क्या होता है, ये क्या है हमारा पॉप साउंड। क्लियर है, ये क्या होता है, पॉप साउंड मीन्स जैसे ही आप कैंडल को उसके पास लेके आओगे वैसे ही इस साउंड के साथ, पॉपिंग साउंड के साथ हमारी जो कैंडल है वो बुझ जाती है। तो ये जो पॉपिंग साउंड है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को। क्लियर है, ये किसको इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन गैस को। सिमिलरली अगर हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो क्या होगा, एक तो जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। अब अगर उस हाइड्रोजन गैस को हमने सोप सॉल्यूशन में से पास कराया तो सोप सॉल्यूशन में फिर से क्या होंगे, बबल्स के फॉर्म में गैस इवोल्व होती है। और जब उन बबल्स के पास में हम किसी भी बर्निंग कैंडल को या फिर बर्निंग मैच स्टिक को लेके आएंगे तो वो मैच स्टिक क्या होगी, बुझ जाएगी। तो उसने भी क्या इंडिकेट किया कि कौन सी गैस इवोल्व हो रही थी, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही थी। क्लियर है, सो ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन की, क्या कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें से मोस्टली क्या होगी, गैस जो है वो इवोल्व होती है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखो प्रेसिपिटेट होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उस केमिकल रिएक्शन के होने से एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जो कि उस सॉल्वेंट के अंदर क्या है, सोल्यूबल नहीं है, और जब वो सोल्यूबल नहीं होगा तो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो क्या एक बात बताओ, अगर हम वाटर के अंदर, मैंने क्या किया, वाटर लिया, वाटर के अंदर सैंड डाल दी, मैं उसको स्टिर करती रही, अभी सैंड क्या रहेगी, मिक्स होती रहेगी उसके अंदर। जैसे ही मैंने क्या किया, स्टिर करना बंद कर दिया तो वो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है। क्या वो प्रेसिपिटेट है या नहीं है,
देखो वो प्रेसिपिटेट नहीं है। क्यों? क्या वाटर और सैंड के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई? नहीं हुई। क्या कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई? नहीं हुई। तो फिर जब नया सब्सटेंस बना ही नहीं तो कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुई। इट मीन्स वो जो सैंड नीचे सेटल डाउन हुई वो प्रेसिपिटेट नहीं है, वो तो हमारी एक नॉर्मल क्या है, सैंड थी, वो इनसोल्यूबल थी, वो क्या हो गई, नीचे सेटल डाउन हो गई। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट तभी बनेगा जब दो सब्सटेंस के बीच में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बनेगा और वो नया सब्सटेंस हमारा क्या होगा, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा। तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया। लेड क्या होता है, Pb, नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कराते हैं, ये भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, और ये भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है, सॉल्यूशन। और किस टाइप के सॉल्यूशन है, एक्वस। एक्वस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AQ। ये AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्वस। देखो एक्वस मीन्स क्या होता है, अगर किसी भी सॉल्यूट को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। और जब भी सॉल्वेंट वाटर होगा तो वो हमारा क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे सपोज हमने क्या किया, शुगर ली, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो यहाँ हमारा शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो जब हमने शुगर और वाटर को डिसॉल्व किया तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। सिमिलरली अगर हम सोल्ट एंड वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो हमने क्या किया, हमारा जो सॉल्ट है वो क्या है, सॉल्यूट है, वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया, सॉल्यूशन बना। और जो सॉल्यूशन बना उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। सो जहाँ भी हम एज अ सॉल्वेंट वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ क्या किया, लेड नाइट्रेट लिया था, लेड नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना, लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड लिया था, पोटेशियम आयोडाइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो ये जो दोनों हमारे होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस। लेड नाइट्रेट जो है उसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, कलरलेस, और पोटेशियम आयोडाइड जो है उसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, कलरलेस। हमने क्या किया, एक बीकर में लेड नाइट्रेट लिया, एक में पोटेशियम आयोडाइड लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, जब दोनों को मिक्स किया तो किसकी फॉर्मेशन हुई, एक तो हमारा बन गया पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और एक क्या बन गया, PbI2 लेड आयोडाइड। ठीक है, एक तो बना पोटेशियम नाइट्रेट, और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल है, मीन्स ये डिसॉल्व हो गया उसके अंदर। लेकिन लेड आयोडाइड आप देखोगे कि जैसे ही हम दोनों को मिक्स करेंगे तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है सॉलिड बनेगा, येलो कलर का सॉलिड बनेगा, और वो सॉलिड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो येलो कलर का सॉलिड हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PPT। क्लियर है, होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन होने चाहिए, दोनों सॉल्यूशन को ही हम मिक्स करते हैं तब हमारा एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, और वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो जब वो नीचे सेटल डाउन हो गया उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हमने क्या बोला, वो हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, इस पर मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम के अंदर मोस्टली ये रिएक्शन पूछी जाती है। क्लियर है, सब क्वेश्चन इस रिएक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रही है, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ जाता है। मीन्स इससे किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। सी हमने क्या किया, हमने सोडियम सल्फेट लिया। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जो है उसको हमने BaCl2 बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ में ऐड किया। अब ये BaCl2 भी क्या है, एक्वस है। क्लियर है, एक बीकर के अंदर हमने सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक के अंदर बेरियम क्लोराइड जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। अब हमने क्या किया, दोनों बीकर के जो सॉल्यूशन थे उनको मिक्स कर दिया। हमें क्या मिलेगा, एक तो NaCl का सॉल्यूशन मिल गया एक्वस, और एक हमें क्या मिल गया, बेरियम सल्फेट। ठीक है, मिला। अब आप देखोगे कि हमारा जो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन था ना स्टार्टिंग में, वो कैसा था, कलरलेस था, मीन्स उसका कोई कलर नहीं था। बेरियम क्लोराइड भी देखोगे वो भी क्या था, कलरलेस था।
ठीक है, क्या है, कलरलेस है। बट जैसे ही हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में मिक्स किया तो हम क्या देखेंगे, एक वाइट कलर का सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, और वो वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस धीरे धीरे क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो जो वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस बना वो हमारा क्या है, बेरियम सल्फेट है। ठीक है, ये क्या है, बेरियम सल्फेट, और ये हमारा किस फॉर्म में निकला, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है, कैसे पता लगा, देखो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। हमें पता है कि कॉमन सोल्ट जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड ही होता है, और उसको जब वाटर में डिसोल्व करते हैं वो तो ईजिली सोल्यूबल हो जाता है। तो जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना वो हमारा क्या है, बेरियम सल्फेट है। क्लियर है, ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। सी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें चेंज इन कलर देखने को मिलता है। मीन्स हमारा जो रिएक्टेंट है उसका कलर डिफरेंट होगा और जो प्रोडक्ट है उसका कलर डिफरेंट होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास क्या है, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, CuSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। एक्वस सॉल्यूशन है इसका। अब देखो कॉपर सल्फेट जो है वो हमारा कैसा होता है, ब्लू कलर का। क्लियर है, ब्लू कलर का। हमने क्या किया, एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेके उसके अंदर एक आयरन नेल जो है वो ऐड कर दी। आयरन क्या होती है, Fe। ये क्या है, सॉलिड। अब आप क्या देखोगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था, जब हमने उसमें आयरन नेल ऐड की तो वो ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में। और जो हमारी आयरन नेल थी उसके पास आपको कॉपर डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा। क्लियर है, सो हमारा क्या बन गया, आयरन सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, और साथ में क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये हमारा किस कलर का है, ग्रीन कलर का। अब आप ये बोल सकते हो कि मैम क्या कॉपर जो डिपॉजिट हुआ वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हुआ? नहीं, देखो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे जो दोनों जो हमने रिएक्टेंट ले रखे हैं वो क्या होने चाहिए, सॉल्यूशन फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा एक तो सॉल्यूशन फॉर्म में है और एक क्या है, मेटल की फॉर्म में है, मीन्स सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती है। ये हमारी क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, चेंज इन कलर। ऐसे ही हम एक और रिएक्शन देख सकते हैं कि अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर हमने जिंक मेटल जो है उसको ऐड कर दिया, तो जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक मेटल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और जो हमारा कॉपर था वो जिंक मेटल के सराउंडिंग में क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है, सो इस रिएक्शन से भी हमें क्या पता लगा, चेंज इन कलर का। किसकी फॉर्मेशन हो गई, जिंक सल्फेट कैसा बना, कलरलेस। क्लियर है, कैसा बना, कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में क्या है, कॉपर सॉलिड। क्लियर है, सो ये दोनों रिएक्शंस हमें क्या शो कर रही हैं, चेंज इन कलर। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। देखो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है। मीन्स कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसका टेम्परेचर कई बार कम होगा और जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। या हम बोल सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है ऐसी होती है जिनके अंदर या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट इवॉल्व होती है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट जो है वो हमारी इवॉल्व हो रही है प्रोडक्ट साइड पे, तो वो हमारी किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो हम दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, चूना। आपने देखा है जब वाइट वॉश करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो क्विकलाइम है, चूना है, उसके अंदर वाटर को मिलाते हैं। तो आप देखोगे कि अपने आप जो थोड़े टाइम बाद जो है ना वो वाटर और क्विकलाइम मिलकर क्या होता है, बहुत ज़्यादा उबलने लग जाते हैं, उनमें से हीट जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है। क्लियर है, और ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो हमारी रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो इसके लिए हम देखो क्विकलाइम जो है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये हमारा क्या है, क्विकलाइम है। ठीक है, क्विकलाइम। अब क्विकलाइम के अंदर अगर हमने वाटर को ऐड किया, वाटर क्या है, H2O लिक्विड। जैसे ही हमने क्विकलाइम में वाटर ऐड किया तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH होल ट्वाइस। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगी, हीट जो है वो रिलीज होती है। अब सिंस हीट हमारी रिलीज हो रही है, सो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। सिमिलरली अगर हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखना है, देखो एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि प्लांट्स CO2 एंड H2O से सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब देखो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और सनलाइट से हमें क्या मिलती है, हीट। मीन्स जो फोटोसिंथेसिस है उसमें प्लांट्स ने क्या किया, हीट जो है उसको एब्सॉर्ब किया। सो ये हमारा किस टाइप का प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, किस टाइप का प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसे, हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में देखेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लांट यूज़ कर रहे हैं, और वाटर जो है वो यूज़ करते हैं H2O लिक्विड। और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं रिएक्शन, सनलाइट जो है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसकी फॉर्मेशन होगी, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आपस में रिएक्ट करके सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। और वो फूड क्या होता है, C6H12O6। इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, और सो ये जो दोनों रिएक्शंस है ये हमें क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं, चेंज इन टेम्परेचर। के ये फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारा किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एंड सेकेंड रिएक्शन दैट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन स्टेट। मीन्स बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें स्टेट जो है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। मीन्स फिजिकल स्टेट जो है वो मैटर की वो चेंज हो जाती है। इसका लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर में हमें देखा है वाटर की फॉर्मेशन देखो कैसे होती है, जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। इसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस रिएक्शन करेगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, H2O लिक्विड की। क्लियर है। तो यहाँ चेंज इन स्टेट हुआ, तो इसके अंदर चेंज इन स्टेट हुआ कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कौन से स्टेट में है, गैस की स्टेट में है, और जबकि वाटर जो है वो हमारा कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। सिमिलरली हम एग्जांपल देख सकते हैं कैंडल वैक्स का, कि जो हमारी कैंडल वैक्स है उसको जब हम बर्न करते हैं, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, पहले जो कैंडल वैक्स है वो कौन सी स्टेट में जाएगा, लिक्विड के अंदर। क्लियर है, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, और फिर जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो जब इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। मीन्स पहले सॉलिड स्टेट थी, सॉलिड से लिक्विड में गया और लिक्विड से गैस के अंदर गया। क्लियर है। सो आपको चेंज इन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक भी क्लियर हो गई होगी। सो आई होप आज जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।